प्यारे बच्चों, नमस्कार। हाजिर हूँ मैं रफ़ी खान सूर्यास, अध्यापक, राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय बेरुंदा, आपके सामने कक्षा 8 के हमारी अतीत पुस्तक के अध्याय 2 व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। व्यापार से साम्राज्य तक कंपनी की सत्ता स्थापित होती है। कंपनी कौन सी? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके बारे में आज हम पढ़ेंगे। मुगल बादशाहों में औरंगजेब आखिरी शक्तिशाली बादशाह थे। उन्होंने वर्तमान भारत के एक बहुत बड़े हिस्से पर नियंत्रण स्थापित कर लिया था। 1707 में 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद बहुत सारे मुगल सूबेदार और बड़े बड़े जमींदार अपनी ताकत दिखाने लगे थे। उन्होंने अपनी क्षेत्रीय रियासतें कायम कर ली थी। जैसे जैसे विभिन्न भागों में ताकतवर क्षेत्रीय रियासतें सामने आने लगी, दिल्ली अधिक दिनों तक प्रभावी केंद्र के रूप में नहीं रह सकी थी। 18वीं सदी के उत्तरार्ध तक राजनीतिक क्षितिज पर अंग्रेजों के रूप में एक नई ताकत उभरने लगी। क्या आप जानते हैं कि अंग्रेज पहले एक छोटी सी व्यापारिक कंपनी के रूप में भारत आए थे और इन्होंने यहाँ व्यापार करने के लिए भारत के मुगल बादशाहों से इजाज़त मांगी थी और इजाज़त मिलने के बाद ये भारत के साम्राज्य के स्वामी बन बैठे थे। देखो, एक ये चित्र दिया जा रहा है, यह कैप्टन हेडसन द्वारा बहादुर शाह जफर और उनके बेटों की गिरफ्तारी का चित्र है। औरंगजेब के बाद कोई मुगल बादशाह इतना ताकतवर तो नहीं हुआ, लेकिन एक प्रतीक के रूप में मुगल बादशाहों का महत्व बना हुआ था। जब 1857 में ब्रिटिश शासन के विरुद्ध भारी विद्रोह हो रहा था, तब मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर को ही नेता माना गया था। जब विद्रोह कुचल दिया गया तो कंपनी ने बहादुर शाह जफर को देश छोड़ने के लिए मजबूर कर दिया और उनके बेटों को उनके सामने ही मार डाला गया। अब आता है पूर्व में ईस्ट इंडिया का आना, ईस्ट इंडिया कंपनी का आना। सन 1600 में ईस्ट इंडिया कंपनी ने इंग्लैंड की महारानी एलिजाबेथ से चार्टर, अर्थात चार्टर किसे कहते हैं, इजाज़तनामा हासिल कर लिया था, जिससे कंपनी को पूर्व में से व्यापार करने का एकाधिकार मिल गया। और इस इजाज़तनामे का मतलब यह था कि इंग्लैंड की कोई और व्यापारिक कंपनी इस इलाके में ईस्ट इंडिया कंपनी से होड़ नहीं कर सकती थी। इस चार्टर के सहारे कंपनी समुद्र पार जाकर नए इलाकों को खंगाल सकती थी। वहां से सस्ती कीमत पर चीज़ें खरीदकर उन्हें यूरोप में ऊंची कीमत पर बेचा जाता था और कंपनी को दूसरी अंग्रेज व्यापारिक कंपनियों से प्रतिस्पर्धा का कोई भय तो था नहीं। उस ज़माने में वाणिज्यिक कंपनियां मोटे तौर पर प्रतिस्पर्धा से बचकर मुनाफा कमा सकती थी। अगर कोई प्रतिस्पर्धी न भी हो तो वे सस्ती चीज़ें खरीदकर उन्हें ज़्यादा कीमत पर बेच देते थे। वाणिज्यिक शब्द है एक, देखो, वाणिज्यिक शब्द का मतलब होता है एक ऐसा व्यवसाय जिसमें व्यवसायिक उद्यम जिसमें चीज़ों को सस्ती कीमत पर खरीद कर ज़्यादा कीमत पर बेचकर, यानी मुख्य रूप से व्यापार के जरिए जो मुनाफा कमाया जाता था, उसे इसी नाम से, वाणिज्यिक नाम से जाना गया था। लेकिन यह शाही दस्तावेज दूसरी यूरोपीय ताकतों को पूर्व के बाजारों में आने से नहीं रोक सकता था। जब तक इंग्लैंड के जहाज अफ्रीका के पश्चिम तट को छूते हुए केप ऑफ गुड होप, इस जगह का नाम है केप ऑफ गुड होप, का चक्कर लगाकर हिंद महासागर पार करते तब तक पुर्तगालियों ने भारत के पश्चिमी तट पर अपनी उपस्थिति दर्ज करा दी थी। देखो, एक और कौन से देश के लोग आ गए थे यहाँ? पुर्तगाली भी आ बैठे थे। वे गोवा को अपना ठिकाना बना चुके थे। याद रखने की चीज़ है, पुर्तगालियों का ठिकाना कौन था? गोवा था, जो कि भारत के आज़ाद होने के कई सालों तक यहाँ पर गोवा का शासन रहा और बाद में ये गोवा को मुक्त किया था। पुर्तगाल के खोजी यात्री, बहुत इंपॉर्टेंट, पुर्तगाल के खोजी यात्री जिनका नाम था वास्को द गामा, कौन थे? जिसको वास्को डिगामा भी कहते हैं। 1498 में पहली बार भारत तक पहुंचने के इस समुद्री मार्ग का पता लगाया और 17वीं शताब्दी के शुरुआत तक डच भी यहाँ पर आ गए थे। कौन आ गए थे? डच लोग भी यहाँ पर आ गए थे। डच भी हिंद महासागर में व्यापार की संभावनाएं तलाशने लग गए थे।
कुछ ही समय बाद फ्रांसीसी व्यापारी भी सामने आ गए थे। तो देखो कौन कौन हो गए, ब्रिटेन के लोग हो गए, पुर्तगाली हो गए, डच के लोग हो गए और फ्रांसीसी हो गए थे। समस्या यह थी कि सारी कंपनियां एक जैसी चीज़ें ही खरीदना चाहती थी। यूरोप के बाज़ारों में भारत के बने देखो कौन कौन सी चीज़ों की मांग थी, सूती कपड़ा, रेशम, इसकी तो ज़बरदस्त मांग थी। इसके अलावा काली मिर्च है, लौंग है, इलायची है और दालचीनी, इसकी भी ज़बरदस्त मांग रहती थी। यूरोपीय कंपनियों के बीच इस बढ़ती प्रतिस्पर्धा से भारतीय बाज़ारों में इन चीज़ों की कीमतें बढ़ने लगी और उनसे फलने फूलने का यही एक रास्ता था कि वे अपनी प्रतिस्पर्धी कंपनियों को ख़त्म कर दें। लिहाजा बाज़ारों पर कब्जे की इस होड़ ने व्यापारी कंपनियों के बीच लड़ाइयाँ शुरू कर दी। 17वीं और 18वीं सदी में जब भी मौका मिलता कोई सी एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी के जहाज़ डुबो देती थी, रास्ते में रुकावटें खड़ी कर देती थी और माल से लदे जहाज़ों को आगे बढ़ने से रोक देती थी। ये व्यापार हथियारों की मदद से चल रहा था और व्यापारिक चौकियों को किलेबंदी के जरिए सुरक्षित रखा जाता था। अपनी बस्तियों को किलेबंद करने और व्यापार में मुनाफा कमाने की इन कोशिशों के कारण स्थानीय शासकों से भी टकराव होने लगे। इस प्रकार व्यापार और राजनीति को एक दूसरे से अलग रखना कंपनी के लिए मुश्किल होता जा रहा था। यानी जो कंपनियां यहाँ व्यापार के लिए आई थी उन्होंने यहाँ राजनीति करनी शुरू कर दी थी। लेकिन ईस्ट इंडिया कंपनी बंगाल से व्यापार शुरू करती है। देखो शुरुआत ईस्ट इंडिया कंपनी का कहाँ से होता है, बंगाल से। अच्छे अच्छे पर्सन बनते हैं इसमें। देखो पहली इंग्लिश फैक्ट्री 1651 में हुगली के किनारे शुरू हुई थी। हुगली नदी का नाम है। 1651 में यहाँ पहली इंग्लिश फैक्ट्री शुरू हुई थी। कंपनी के व्यापारी यहीं से अपना काम चलाते थे। इन व्यापारियों को उस ज़माने में क्या कहा जाता था, फैक्टर कहा जाता था। क्या कहा जाता था व्यापारियों को, फैक्टर। इस फैक्ट्री में वेयर हाउस था जहां निर्यात होने वाली चीज़ों को जमा किया जाता था। यहीं पर उसके दफ्तर थे जिनमें कंपनी के अफसर बैठते थे। जैसे जैसे व्यापार फैला कंपनी ने सौदागरों और व्यापारियों को फैक्ट्री के आसपास आकर बसने के लिए प्रेरित कर दिया। जो कंपनी लगी थी, कंपनी का व्यापार फैला तो जो सौदागर थे, व्यापारी थे, उनको फैक्ट्री के आसपास ही रहने के लिए जगह दे दी गई थी। 1696 तक कंपनी ने इस आबादी के चारों तरफ एक किला बनाना शुरू कर दिया। जो 2 साल बाद उसने मुगल अफसरों को रिश्वत देकर 3 गांवों की जमींदारी भी खरीद ली थी। यानी कंपनी के चारों तरफ कंपनी के ही लोगों को बसा दिया था और वहाँ की जमींदारी भी खरीद ली थी। इसमें से एक गांव जिसका नाम कालीकाता था, जो बाद में कलकत्ता बना और अब इसे कोलकाता कहा जाता है। जो वर्तमान कोलकाता है उसके भी पहले नाम कलकत्ता था और कलकत्ता से पहले कालीकाता था। ठीक है। कंपनी ने मुगल सम्राट औरंगजेब को इस बात के लिए भी तैयार कर दिया कि वे कंपनी को बिना शुल्क चुकाए व्यापार करने का फरमान जारी नहीं दे। जो मुगल सम्राट थे उस समय औरंगजेब, उसको इस बात के लिए मना लिया कि वे कंपनी को बिना शुल्क चुकाए, कंपनी को बिना टैक्स दिए किसी को भी व्यापार करने का फरमान जारी। फरमान क्या होता था, एक आदेश जो होता था वो किसी को नहीं। फिर कंपनी देखो ज़्यादा दिनों तक रियायतें हासिल करने और पहले से मौजूद अधिकारों का ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा उठाने लगी और औरंगजेब के फरमान से केवल कंपनी को ही शुल्क मुक्त व्यापार का अधिकार मिला। कंपनी के जो अफसर निजी तौर पर व्यापार चलाते थे उन्हें यह छूट नहीं थी, लेकिन कंपनी भी शुल्क चुकाने से इनकार कर दिया। इससे बंगाल में राजस्व वसूली बहुत कम हो गई थी। ऐसे में भला बंगाल के नवाब मुर्शिद कुली खान विरोध क्यों नहीं करते हैं। फिर मुर्शिद कुली खान ने विरोध किया था। ये देखो एक समुद्र किनारे का चित्र है जहाँ पर नौकाएं हैं, नाव में सामान ले जाया जा रहा है। ये कहाँ का है, मद्रास का चित्र है। अब व्यापार से युद्धों तक 18वीं सदी की शुरुआत में कंपनी और बंगाल के नवाबों का टकराव काफ़ी बढ़ गया था। औरंगजेब की मृत्यु के बाद बंगाल के नवाब अपनी ताकत दिखाने लगे। उस समय दूसरी क्षेत्रीय ताकतों की स्थिति भी ऐसी ही थी। मुर्शिद कुली खान के बाद अलीवर्दी खान और उसके बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। यह सभी शक्तिशाली शासक थे। उन्होंने कंपनी को रियायतें देने से मना कर दिया, व्यापार का अधिकार देने के बदले कंपनी से नजराने मांगे, उसे सिक्के डालने का अधिकार नहीं दिया और उसकी किलेबंदी को बढ़ाने से रोक दिया। कंपनी पर धोखाधड़ी का आरोप लगाते हुए उन्होंने दलील दी कि उसकी वजह से बंगाल सरकार की राजस्व वसूली कम होती जा रही है और नवाबों की ताकत भी कमज़ोर पड़ रही है। टैक्स
कंपनी टैक्स चुकाने को तैयार नहीं थी। उसके अफसरों ने अपमानजनक चिट्ठियां लिखी और नवाबों और उनके अधिकारियों को अपमानित करने का प्रयास शुरू कर दिया। कंपनी का कहना था कि स्थानीय अधिकारियों की बेतुकी मांगों से कंपनी का व्यापार तबाह हो रहा है। व्यापार तभी फल फूल सकता है जब सरकार शुल्क हटा ले। कंपनी को इस बात का भी यकीन था कि अपना व्यापार फैलाने के लिए उसे अपनी आबादी बढ़ानी होगी, गांव खरीदने होंगे और किलों का वापस निर्माण करना होगा। ये टकराव दिनों दिन गंभीर होते गए। अंततः इन टकरावों की परिणति किस युद्ध में हुई? प्लासी के युद्ध के रूप में हुई। प्लासी का युद्ध भारतीय इतिहास का एक बहुत महत्वपूर्ण युद्ध है। देखो, 1756 में अली वर्दी खान की मृत्यु के बाद सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। याद रखने की चीज़ें ये, अली वर्दी खान की मृत्यु हो गई थी, सिराजुद्दौला बंगाल के नवाब बने। कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से काफ़ी भय था। ईस्ट इंडिया कंपनी को सिराजुद्दौला की ताकत से डर था। सिराजुद्दौला की जगह कंपनी एक ऐसा कठपुतली नवाब बनाना चाहती थी जो उसे व्यापारिक रियायतें और अन्य सुविधाएं आसानी से देने में आनाकानी न करे। कठपुतली नवाब मतलब सिराजुद्दौला की जगह ऐसा कोई नवाब बन जाए जो कंपनी के कहने में रहे। कंपनी ने प्रयास किया कि सिराजुद्दौला के प्रतिद्वंदियों में से किसी को नवाब बना दिया जाए। जो भी सिराजुद्दौला का प्रतिद्वंदी है उसको नवाब बना दिया जाए। कंपनी को कामयाबी नहीं मिली। जवाब में सिराजुद्दौला ने हुक्म दिया कि कंपनी उनके राज्य के राजनीतिक मामलों में टांग अड़ाना बंद कर दे, किलेबंदी रोके और बाकायदा राजस्व चुकाए। जब दोनों पक्ष पीछे हटने को तैयार नहीं हुए तो 30,000 सिपाहियों के साथ नवाब ने कासिम बाजार में स्थित इंग्लिश फैक्ट्री पर हमला बोल दिया। नवाब की फौजों ने कंपनी के अफसरों को गिरफ्तार कर लिया, गोदाम पर ताला डाल दिया, अंग्रेजों के हथियार छीन लिए और अंग्रेज जहाज़ों को घेरे में ले लिया। इसके बाद नवाब ने कंपनी के कलकत्ता स्थित किले पर कब्जे के लिए उधर का रुख किया। कलकत्ता के हाथ से निकल जाने की खबर सुनते ही मद्रास में तैनात कंपनी के अफसरों ने भी रॉबर्ट क्लाइव के नेतृत्व में सेनाओं को रवाना कर दिया और इस सेना को नौसैनिक बेड़े की भी मदद मिल रही थी। इसके बाद देखो क्या होता है। नवाब के साथ लंबे समय तक सौदेबाजी चली और आखिरकार 1757 में रॉबर्ट क्लाइव ने प्लासी के मैदान में सिराजुद्दौला के खिलाफ कंपनी की सेना का नेतृत्व किया। नवाब सिराजुद्दौला की हार का एक बड़ा कारण उसके सेनापतियों में से एक सेनापति जो कि मीर जाफर था, उसकी कारगुजारियाँ भी थी। मीर जाफर की टुकड़ियों ने इस युद्ध में हिस्सा नहीं लिया और रॉबर्ट क्लाइव ने यह कहकर उसे अपने साथ मिला लिया कि सिराजुद्दौला को हटाकर मीर कासिम को नवाब बना दिया जाएगा। प्लासी की जंग इसलिए महत्वपूर्ण मानी जाती है क्योंकि भारत में यह कंपनी की पहली बड़ी जीत थी। प्लासी की जंग के बाद सिराजुद्दौला को मार दिया गया और मीर जाफर को नवाब बनाया गया। ऐसे ही नवाब की कंपनी को जो थी आस वो पूरी हो गई। कंपनी अभी भी शासन की जिम्मेदारी संभालने को तैयार नहीं थी। उसका मूल उद्देश्य तो व्यापार को फैलाना था। अगर यह काम स्थानीय शासकों की मदद के बिना लड़े ही किया जा सकता था तो किसी राज्य को सीधे अपने कब्जे में लेने की क्या ज़रूरत थी। जल्दी ही कंपनी को एहसास होने लगा कि यह रास्ता भी आसान नहीं है। कठपुतले नवाब भी हमेशा कंपनी के इशारों पर नहीं चलते थे। आखिरकार उन्हें भी तो अपनी प्रजा की नज़र में सम्मान और संप्रभुता का दिखावा करना तो पड़ता ही था। तो फिर कंपनी क्या करती? जब मीर जाफर ने कंपनी का विरोध किया तो कंपनी ने उसे हटाकर मीर कासिम का नवाब बना दिया। तो पहले सिराजुद्दौला, फिर मीर जाफर और मीर जाफर के बाद मीर कासिम को नवाब बना दिया। जब मीर कासिम परेशान करने लगा तो बक्सर की लड़ाई, देखो बक्सर की लड़ाई 1764 में, उसको भी हराना पड़ा और उसे बंगाल से बाहर कर दिया और मीर जाफर को दोबारा नवाब बनाया गया। अब नवाब को हर महीने 5 लाख रुपए कंपनी को चुकाने थे। नवाब को क्या कह दिया? 5 लाख रुपए कंपनी को देने पड़ेंगे। कंपनी अपने सैनिक खर्चों से निपटने, व्यापारिक ज़रूरतों और अन्य खर्चों को पूरा करने के लिए पैसा चाहती थी। कंपनी और ज़्यादा इलाके तथा और ज़्यादा कमाई चाहती थी। 1765 में जब मीर जाफर की मृत्यु हुई तब तक कंपनी के इरादे बदल चुके थे और कठपुतली नवाबों के साथ अपने खराब अनुभवों को देखते हुए क्लाइव ने ऐलान किया कि अब हमें खुद ही नवाब बनना पड़ेगा। किसकी मृत्यु के बाद? मीर जाफर की मृत्यु के बाद 1765 में क्लाइव ने कह दिया था कि अब कोई नवाब नहीं होगा, अब हम खुद ही नवाब बनेंगे। आखिरकार 1765 में मुगल सम्राट ने कंपनी को ही बंगाल प्रांत का दीवान नियुक्त कर दिया। दीवानी मिलने के कारण कंपनी को बंगाल के विशाल राजस्व संसाधनों पर नियंत्रण मिल गया। इस तरह कंपनी की एक पुरानी समस्या हल हो गई। 18वीं सदी की शुरुआत से ही भारत के साथ उसका व्यापार बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसे भारत में ज़्यादातर चीज़ें ब्रिटेन से लाए गए सोने और चांदी के बदले खरीदनी पड़ती थी।
इसकी वजह यह थी कि उस समय ब्रिटेन के पास भारत में बेचने के लिए कोई चीज़ थी नहीं। देखो बच्चों, अनुमान लगा सकते हो आप, उस समय भारत की यह स्थिति थी कि ब्रिटेन के पास, अंग्रेजों के पास भारत में बेचने के लिए ऐसी कोई चीज़ नहीं बनती थी जिसके बदले में उन्हें सोना चांदी मिले, और भारत की हर वस्तु इंग्लैंड के लोग सोने चांदी के बदले में खरीदते थे। प्लासी की जंग के बाद ब्रिटेन से सोने की निकासी कम होने लगी। बंगाल की दीवानी मिलने के बाद तो ब्रिटेन से सोना लाने की ज़रूरत ही नहीं रही। अब भारत से होने वाली आमदनी के सहारे ही कंपनी अपने खर्चे चला सकती थी। इस कमाई से कंपनी भारत में सूती और रेशमी कपड़ा खरीद सकती थी, अपनी फौजों को संभाल सकती थी और कलकत्ते में किलों और दफ्तरों का निर्माण की लागत भी उठा सकती थी। तो प्यारे बच्चों, यह था भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी का आगमन और किस तरह भारत के नवाबों को आपस में लड़ाकर, आपस लालच देकर नवाबी परंपरा ख़त्म कर दी और कंपनी के अफसर खुद नवाब बन बैठे। आगे कल पढ़ेंगे। आशा करता हूँ आपको समझ में आया होगा। अपने बुक में से एक बार इस पाठ का अध्ययन जरूर कर लें। धन्यवाद।